नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 2023 की आज सुबह है और इस सुबह मेरा पहला अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता आपके बीच है। चूँकि कला इतिहास को पढ़ने के लिए हमें कला की जानकारी और उसके अवयव को जानना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा कलाकार सौंदर्य की तरफ जाता है, उसी तरह से कला की समझ रखने वाला कलाकार एक अलग ही प्रकार का प्राणी है। कहते हैं अ पेंटर इज नेक्स्ट टू गॉड। धरती पर अगर कोई भगवान है तो वो कलाकार है। क्यों? क्योंकि वो सृजित करता है, पैदा करता है। पैदा करने की क्षमता माँ के अंदर, मातृभूमि के अंदर, हमारी कलाकार की प्रजाति के अंदर है, क्योंकि हम पैदा करते हैं और पैदा करने वाला ही भगवान है। खैर, आप मुझसे ज़्यादा इन बातों को समझते हैं, मैं अपने तथ्यों पर आता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता, किसी भी कला को हम कला की नज़र से ही देखें तो हमें वह इंटरेस्टिंग लगेगा और एक अच्छी सूझबूझ के साथ हमारा उसमें एक इंटरेस्ट बनेगा। लोग अक्सर इतिहास के नाम से डर जाते हैं, मैं भी डर जाता हूँ, क्योंकि इतिहास न मैं पढ़ा न मैं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन जब कला की बात आती है तब मेरे अंदर की जो भी एक जानने की इच्छा है या जो भी मेरी जानने वाली इंद्रियां हैं वो जागृत हो जाती हैं कि आखिर कला क्या है। कला जीने का एक तरीका है। आर्ट इज़ द स्पेशल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क का विशिष्ट गुण कला है। अब इसी कला के बारे में हम बात करेंगे इस कला इतिहास के माध्यम से कि कला का इतिहास क्या है। हिस्ट्री ऑफ आर्ट, फंडामेंटल ऑफ आर्ट, हम इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें मैंने पहला टॉपिक अपना सिंधु घाटी की सभ्यता लिया है। सिंधु घाटी की सभ्यता या किसी भी प्रकार की कोई सभ्यता को समझने से पहले हमें एक ऐसा एक फ्रेम बना लेना चाहिए। चूंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता, अब सिंधु घाटी की सभ्यता को अगर हमें पढ़ना है तो कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सभ्यता, कोई भी सिविलाइजेशन जब डेवलप होती है तो वह किसी समय में होती है। इसका मतलब है कि आपको समय जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी समय में हुई है तो वह किसी क्षेत्र पर हुई होगी। अगर इसी भौगोलिक धरती की बात कर रहे हैं तो वह क्षेत्र जानना जरूरी है। अब वह क्षेत्र अगर है तो वह किसके समय में रहा होगा, कौन राजा था। चूंकि सिंधु घाटी नगरवासियों के लिए थी, अगर इस सभ्यता को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली जितनी भी सभ्यता होंगी, वंश होंगे या काल होंगे, वो राजा राजाओं के बीच ही घूमेगा, तो उसको जानना हमारा जरूरी है। तीसरी, मैं उसके राजा रानी, उसकी शादी कितनी हुई, उसके बच्चे कितने हुए, वह तलवार से मरा, कैसे मरा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। उसने कितनी कला की, उसका जो जिज्ञासा कला को लेकर था वह कितना था, वह कलाकारों को कितना प्रेम करता था और समाज में कला का योगदान कितना दिया, तो हम उसकी कला के बारे में जानेंगे। इसी तथ्य में हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है, उस समय को लेकर कई मतानुसार है। मैं अभी बहुत डीपली नहीं बताऊंगा, बस मैं इतना कहूंगा जो कि किताबी ज्ञान हमें अलग अलग मिलता है। कहीं कहीं 2350 से लेकर 1750, कहीं 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व, और अलग अलग मानकों पे कहते हैं कि इसके जो लेयर की खुदाई हुई है वो 8 बार हुई है। तो 8 बार जो भी खुदाई हुई, हर खुदाई के जो कार्बन डेटिंग हुई वह कार्बन डेटिंग 1000 वर्ष पुरानी पाई गई है। तो मैं इससे बात ना करके मैं सीधे बात करता हूँ कि जो सिंधु घाटी का समय है वो बड़ा ही प्राचीन रहा है, बाकी जो भी हमारे सभ्यताओं के तुलना अगर करी जाए। अब सिंधु घाटी सभ्यता के समय की जब हम बात कर लिए, उसके बाद हम इसके क्षेत्र में आते हैं। तो इसका क्षेत्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की बात अब हम कर लेते हैं कि सिंधु क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु। किसी भी सभ्यता का जो उसका नाम है, वह नाम में भी बहुत से हमें आंसर जानने को मिलते हैं और छोटी छोटी बातें वहाँ छुपी होती हैं। जैसे सिंधु, सिंधु क्या है? सिंधु एक नदी है। यह नदी कहाँ है? हमारे पाकिस्तान, पाकिस्तान में कहाँ है? लरकाना जिला में। ठीक, इससे हमारा क्षेत्र भी क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। घाटी का मतलब हो गया वैली और सभ्यता का मतलब हो गया सिविलाइजेशन। इसको इंग्लिश में लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता।
क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो इसके कई क्षेत्र हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, हाँ, लोथल, कालीबंगा, काफ़ी जगहों पर है। हम इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसको कला के रूप में डिवाइड करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं राजा की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ कोई राजा नहीं हुए, इस सभ्यता को नगरवासियों ने बसाया, इसलिए इस सभ्यता को नगरवासियों की सभ्यता भी कही जाती है, आम जनमानस की कला कही जाती है, आम जनमानस की सभ्यता कही जाती है। चूंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में अब मैं सिर्फ कला की बात करूंगा। कला की बात में अगर मैं करूं तो यहां मुझे वास्तु विन्यास देखने को मिले, वास्तु विन्यास, यहां से मुझे चित्रकला मिला, यहां से मुझे मूर्तिकला मिला, यहां से मुझे सिक्के मिले, खिलौने मिले, मृदभांड मिले, यहां से मुझे टेराकोटा मिला। अब मैं धीरे धीरे इन सब की बातें करता हूं कि यहां से जो कला के रूप में मुझे चीजें मिली हैं वह कला क्या है। मैं आदमी, इंसान, समय, ये सब बाद में बताऊंगा। चूंकि यहां हमें जो वास्तु विन्यास देखने को मिले, वास्तु विन्यास वह आज वर्तमान के समय का जो कह सकते हैं इंजीनियरिंग है, वो हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में देखने को मिले। हमें पकी ईंटों, जिसलिए इसे हम पकाई ईंटों की सभ्यता भी कहते हैं, यहाँ की जो मकान थे वो आज तरह की इंजीनियरिंग को लेके बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े रोशनदान, बड़े बड़े दरवाजे, जालियां कटी हुई थी, पक्की सड़कें हुआ करती थी। इसकी सड़कें 90 डिग्री पर आकर एक दूसरे से गलियों में मिलती थी। घरों के बाहर सीवरेज का काम होता था, चैम्बर होते थे। यहाँ तक कि यहाँ के लोग इतने जागरूक थे कि उससे कोई बीमारी ना फैले तो नालियों को उन्होंने ढक के रखा था। इस तरीके का वास्तु विन्यास, मतलब कह सकते हैं कि 21वीं सदी की इंजीनियरिंग हमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय देखने को मिली। अब उस वास्तु विन्यास में भी हम पढ़ते हैं जलकुंड के बारे में। वहाँ से हमें क्या मिला, हमें जिसको कहते हैं ग्रेट बाथ यानी जलकुंड मिला। वहाँ से अन्नागार, धान्यागार, और लोग जलकुंड के बारे में उसको स्नानागार भी कहते थे। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर हमें वास्तु विन्यास, जो आर्किटेक्चर था, वहाँ से देखने को मिला। तो पहली कला वहाँ आर्किटेक्चर के रूप में हमें देखने को मिली। उसके बाद हम वहाँ से मूर्ति कला की बात करते हैं। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। जो सबसे पहला धातु पाने की बात की गई वह कांसे की बात की गई, जो कि हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में एक नर्तकी के रूप में देखने को मिली है। तो हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ से एक नर्तकी की भी मूर्ति मिली है, जिसको हम डांसिंग गर्ल कहते हैं। यह जो है डांस के मुद्रा में है और इसका एक हाथ सीधा है जिनमें चूड़ी भरा हुआ है, एक हाथ इसके कमर पर है, इसका पैर जो है वह टूटा हुआ है। बाकी यह मॉडर्न आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली में संग्रहित किया गया है। इसकी साइज कहीं 9 सेंटीमीटर, कहीं 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से बताया गया है। अब यहीं से हमें ध्यानी की पत्थर की भी मूर्ति मिली है, जो कि लाइमस्टोन, सेलखड़ी पत्थर भी लोग इसको कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं लोग। तो कई प्रकार का कंफ्यूजन हर जगह आपको देखने को मिलता है। तो अब जो है वहाँ से हमें एक प्रीस्ट की मूर्ति मिली है, ध्यानी की मूर्ति, जिसकी अर्धनिमीलित आँखें हैं और उसके चेहरे पर आँख में आधा खुला हुआ है। उसका जो है कंधे पर दुपट्टा पड़ा हुआ है, जिस पर त्रिफुलिया आकार का डिजाइन बना हुआ है, बाल कंघी नुमा है, आगे से पट्टी पर एक गोल डिस्क बना हुआ है। तो इस तरह का एक मूर्ति मिला है, जिससे कुछ लोग ध्यानी, कुछ लोग प्रीस्ट, कुछ लोग साधु, और आज के डेट में कुछ लोग उसे कहते हैं कि ये आप उस समय के मोदी हैं। ठीक है, सॉरी, ये मजाक था, किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल बात नहीं है। और आज के डेट में हमने मूर्ति कला की बात की, यहाँ से हमें सिक्के मिले। सिक्के, अब ये था कि भाई हमने जब देखा था कि व्यापार शुरू हो गए थे, और ये व्यापार भी हमें आदिम काल में देखने को मिल गया था कि वो बाजार आना जाना चालू किए थे, बैलगाड़ी वगैरह जब उनके साथ पहियों का निर्माण हो गया था। हम उस पर भी कभी जाएंगे। अब इन्होंने सिक्के बनाए थे। अब इस सिक्कों की जो खासियत थी, इस सिक्कों के ऊपर पशुपति का अंकन था। इंग्लिश वाले पढ़ते हैं यूनिकॉर्न के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक सिंग वाला, 12 सिंघा भी लोग कहते हैं, और एक सिंग वाला पशु भी कहते हैं लोग। इसको पशुपति का सिंबल माना जाता है, और इसी सिंबल से लोग यहाँ के लोगों के धर्म का भी आकलन कर लेते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो शैव धर्मी थे, क्योंकि वो पशुपति का अंकन उस सिक्के पर
पाया गया था। तो वहाँ से हमें कुछ खिलौने भी मिले। खिलौने बस यही थे कि ये वहाँ छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन का कारण होता था, जो कि मनोरंजन का कार्य करता था। वहाँ से आप ये देखते थे वहाँ बुलक कार्ट, छोटे बंदर, खिलौने, बाजा, इस तरीके के जो भी टेराकोटा थे वो वहाँ खिलौनों के रूप में हमें पाए गए। खिलौना होने का मतलब था कि वह अपना और अपने बच्चों का मनोरंजन का कार्य करते थे। टेराकोटा कहने का मतलब है, टेराकोटा का मतलब है कि जली मिट्टी। वहाँ से हमें टेराकोटा की कुछ पकी हुई मूर्तियाँ भी मिली हुई हैं, कुछ कच्ची मूर्तियाँ भी मिली हुई हैं। वहाँ से हमें टेराकोटा के रूप में कबंध, जिसको हम टॉर्सो भी कहते हैं, मेल फीमेल टॉर्सो भी वहाँ से पाया गया है। अब इस टॉर्सो की जो खासियत थी, यह पूरा पूरा धड़ एक इंसान रूपी था। चूंकि इसके गले के पास, इसके हाथ और पांच के पास में गोले छिद्र पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि यह पूरा शरीर एक नुकीले नुमा किसी भी चीज़ के माध्यम से, धातु के माध्यम से उसमें फंसा के टिकाया जाता था। चूंकि अब इतने ही अवशेष वहाँ मेल फीमेल के पाए गए हैं, तो इस तरीके से हम वहाँ के मूर्तिकला, टेराकोटा, मृदभांड के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को अब कला के रूप में आपने इसको डिवाइड किया: वास्तु विन्यास, चित्रकला, मूर्तिकला, सिक्के, खिलौने, टेराकोटा, मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है बर्तन। बर्तनों के ऊपर भी हमें चित्र देखने को मिले। अब वहाँ की जो पके हुए बर्तन थे उस पर काले रंग से चित्रकारी की गई थी। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1878, कहीं कहीं 1856 भी आपको देखने को मिलेगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा करने को बताने को कहा गया, लेकिन यह प्रकाश में नहीं आया। उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी जी और 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की साइट की खुदाई की गई और वहाँ से हमें काफ़ी कुछ कला के रूप में देखने को मिला।